हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे सिंह और ये अपना चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मुझसे किसी भी सोशल साइट पर जुड़ सकते हैं, उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चन या डाउट्स हों तो आप मुझे सोशल साइट पर एसएमएस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे पीडीएफ बुक्स या फिर किसी भी अन्य तरह का करंट अफेयर, तो आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फिजिकल ज्योग्राफी पर एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों ने पूरा माजिद हुसैन जो बुक है वो कवर करेंगे और साथ में इसमें अदर सोर्सेज का, अदर फैक्ट्स का भी यूज़ करेंगे। ओके, और मैंने दोस्तों पूरी माजिद हुसैन बुक है वो एक शॉर्ट नोट्स में बनाई है, उसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। कुछ लोगों को ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, वो लोग इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। और साथ में आप दोस्तों कम से कम फैक्ट्स को पढ़ करके, कॉन्सेप्ट समझ करके आप जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको खुद फील होगा कि हाँ यार, फैक्ट्स हमें ज़्यादा नहीं पढ़ने होते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम फैक्चुअल क्वेश्चन को भी ईजी वे में कर सकते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं जो हीम के द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती हैं। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जो तट होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। ओके, उनके बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों ये तट है, इसके प्रकारों के बारे में, ये 3 प्रकार के मुख्यतः तट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई तट रेखा है दोस्तों, ये तट रेखा है दोस्तों, और मान लीजिए दोस्तों, अगर तट रेखा है इसी के समानांतर जो तट है, ओके, तट भी इसी के समानांतर है। तटीय रेखा के समानांतर क्या है? तट है दोस्तों। ओके, तो इस तरह के तट को क्या बोलेंगे दोस्तों? डालमेटेनियन तट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? डालमेटेनियन तट बोलेंगे। लेकिन दोस्तों तट हो, जैसे कि ये मान लेते हैं ये तटीय रेखा है। ओके, और तट किस तरह से हो? कुछ इस तरह से आपको कटा फिटा दिखाई पड़े। ओके, कुछ इस तरह से आपको कटा फिटा दिखाई पड़े। आपको इसी तरह के ज़्यादा तट दिखाई पड़ेंगे क्योंकि जो तरंगे होती हैं वो टकरा टकरा करके तट को काट देती हैं, तो अधिकांश आपको इसी तरह के तट देखने को मिलेंगे। इस तरह के जो तट होते हैं इन्हें फ्यूर तट के नाम से भी जाना जाता है, जिनको यहाँ पर ही दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो नौकाएं होती हैं उसको आसानी से चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें आसानी से अंदर लाया जा सकता है और ले जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये काफ़ी गहरे गहरे होते हैं, मतलब काफ़ी अंदर तक होते हैं दोस्तों, महाद्वीपों के अंदर तक। तो हम जो नौका होती है उसे काफ़ी अंदर तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर नौ परिवहन बंदरगाहों का निर्माण बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो फ्योर्ड तट होते हैं ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। ओके, और इसी तरह रिया तट होता है एक। ओके, रिया तट क्या होता है दोस्तों? रिया तट वो नहीं है दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोई लड़की रिया रहती होगी या कुछ ऐसा होगा, तो इसलिए नहीं। इसको जो नदी होती है दोस्तों, नदी घाटियाँ होती हैं, जो नदी घाटियाँ होती हैं, जैसे हमने बात की थी विरहंस घाटियों से होकर के नदियाँ बहती हैं, तो वो डायरेक्ट जा कर के, जो दोस्तों डायरेक्ट जा कर के समुद्र में मिल जाती हैं, तो उस तरह का अगर कोई तट का निर्माण होता है तो उस तट को रिया तट बोलते हैं। और दोस्तों इसी तट के बारे में अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे एस्चुरी के समय। एस्चुरी में भी क्या होता है दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं बृहंस घाटी से बहती हुई डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं। और इस जगह पर जो तट का निर्माण हुआ दोस्तों, इस जगह पर जो तट का निर्माण हुआ, इसी तट को दोस्तों क्या बोलेंगे? रिया कोस्ट या रिया तट बोलेंगे दोस्तों। तो तट कितने प्रकार के होते हैं, और जिसमें से ये है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों एस्चुरी के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पर मछली उछली पालन काफ़ी होता है, यहाँ पर मछली वछली काफ़ी पकड़ी जाती हैं दोस्तों। ओके, और जो फ्योर्ड तट होता है, फ्योर्ड तट पर दोस्तों जो बंदरगाह होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर हीम नद के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अब इसके द्वारा दोस्तों जो निर्माण होता है स्थलाकृतियों का, वो एक तो होता है अपर्दन के द्वारा। हीम होते हैं वो अपने साथ में अपर्दन भी करते हैं, और कहीं पर ले जा कर के उन अपर्दित पदार्थ का डिपोजिशन भी कर देते हैं, तो उससे भी निर्माण होते हैं। चलिए तो हम देखते हैं जो अपर्दन के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमनद के द्वारा, वो कौन कौन सी हैं। इसमें एक सर्क आता है, एक अरेत आता है, एक पिरामिडल पीक आती है। ओके, एक कोल होता है, एक हैंगिंग वैली होता है, बी,
और एक है दोस्तों रोसे मॉर्टेन। ओके, और नेक्स्ट है ड्रम्बलिन। ओके, अब हम इन सभी की बात करते हैं। नंबर 1 दोस्तों, इस डायग्राम में क्या क्या देखा गया है। एक पिरामिडल पीक है। पिरामिडल पीक दोस्तों आप जानते हैं पिरामिड कुछ इस तरह का होता है। जब यहाँ से दोस्तों ये देखिए कुछ पिरामिड आपको इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। सॉरी, ये गलत बन गया मेरा। ये दोस्तों पिरामिड कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आपने पिरामिड्स देखे भी होंगे कई मूवियों में। ओके, जब ये पिरामिड होता है दोस्तों, इसी पिरामिड जब यहाँ से बर्फ़ होती है, आप जानते हैं जो ऊंची शिलाकृतियाँ होती हैं जैसे पर्वत उर्वत, वहाँ पर आपको ढेर सारी हीम जमी हुई दिखाई देगी। और ये ज़्यादातर आपको कहाँ पर ऐसी शिलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी, ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर अपर्दन होता है, यहाँ पर जो बर्फ़ होता है वो खिसकता रहता है नीचे, और ऐसी नुकीली पीक निर्माण होती है। तो जिस पीक का निर्माण होता है तो उसी को पिरामिडल पीक बोलते हैं दोस्तों। ओके, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से आपको ये अरेत देखने को मिलेंगे। क्या अरेत, इस तरह की शिलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जहाँ से दोस्तों एक घाटी मान लीजिए है। ओके, ये क्या है, घाटी है। इसी घाटी में दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित हुई है, हीम के द्वारा निर्मित हुई है दोस्तों। तो इससे इस तरह की एक आकृति बनती है जिसको सर्क बोलते हैं। ये सर्क किस टाइप का होता है दोस्तों, ये आरामदायी कुर्सी की हमने जो बात की थी उस टाइम, ये कुछ उसी की तरह दिखाई देता है। ओके, अब देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर जैसे इसमें से दोस्तों हीम गुजरता रहता है ऐसे टाइम के साथ में, क्या हो दोस्तों, हीम ऐसे जाता रहता है, तो क्या होता है, ये चट्टान कट के गहरी हो जाती है और एक इस तरह से यू आकार की घाटी देखने को मिलेगी। इस तरह की एक घाटी बनती है, और इसका जो आकार है, शेप है, वो कुछ किस तरह का है, यू आकार का है दोस्तों। ओके, और इसके जो ढाल हैं वो पार्श्व ढाल हैं दोस्तों। ओके, अब इसी दोस्तों ढाल में क्या हो, कोई ये ढाल है दोस्तों, अब ये ऐसे लंबी लंबी घाटी होगी काफ़ी। अब इसी में बीच में ऐसे कुछ और घाटियाँ, छोटी छोटी घाटियाँ ऐसे करके आ जाएं जिसमें से इधर से बर्फ़ पिघल वो सारी खिसक खिसक के आता हो। ओके, ऐसे छोटी छोटी और इसमें घाटियाँ बन जाएं। तो इसी जो लटकती हुई घाटी लग रही है ना, जैसे ये लग रहा है ये लटकती हुई घाटी है, एक मेन घाटी है, उसमें छोटी छोटी और घाटियाँ जो ऊपर से आ रही हैं और इसमें मिल जा रही हैं। ओके, तो इन्हीं जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं, इन्हीं घाटियों को, वैलियों को हैंगिंग वैली कहते हैं। तो हैंगिंग वैली क्या है, जो यू आकार की घाटी होती है या मेन वैली होती है, उसमें छोटी छोटी वैली होती हैं जो ऊपर से आकर के मिल जाती हैं, तो उन्हीं को हैंगिंग वैली कहते हैं। ओके, पास ढालों से होकर के गुजरती हैं दोस्तों। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, एक अरेत के बारे में देखा, पिरामिड पीक के बारे में देखा और सर के बारे में देखा दोस्तों। इसी तरह हैंगिंग वैली के बारे में देखा, और यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, हिमनद से होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू आकार की घाटी का संबंध किससे है दोस्तों, वो हिमनद से है। और इसी तरह बी आकार की घाटी है, उसका संबंध किससे है, वो नदियों से है दोस्तों। कौन सी, पानी वाली नदियों से है दोस्तों उसका संबंध। और तीसरी हम बात करते हैं, जब कोई चट्टान होती है उसमें जो हीम होती है दोस्तों, और हीम ऐसे काट काट के उसमें एक बीच छोटा सा दर्रा बना दे। दर्रे आपने पढ़े होंगे दोस्तों, दो चट्टानों बीच में एक छोटा सा गैप होता है, उसी को दर्रा बोलते हैं। इसी दर्रा को कॉल के नाम से जाना जाता है। जो हीम के द्वारा अगर कोई दर्रा बना दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉल बोलते हैं। ओके, तो कॉल क्या है दोस्तों, एक हिमानी दर्रा है जो चट्टानों के बीच में हीम के द्वारा बना दिया जाता है दोस्तों। ओके, और हम चौथे की बात करते हैं दोस्तों। अगर कोई हीम है दोस्तों, ये देखिए ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है ना, वैसे ही हीम को इधर आना चाहिए, लेकिन ये इधर खिसकते हुए ऐसे जा रहा है। ओके, ये बीमुखी ढाल बोलते हैं। बीमुखी क्यों, क्योंकि ये जो इधर ढाल नहीं है ये बीमुख के उधर जा रहे हैं, मतलब जिधर ढाल नहीं है उसके विपरीत में जा रहे हैं, इसलिए इसे बीमुखी ढाल बोलते हैं दोस्तों। और जब यही बर्फ़ होती है, जो हीम होता है, वो आता है और नीचे ऐसे इसका कटान करते हुए आता है। अब घसड़ के द्वारा ऐसे क्या करता है, ऊबड़ खाबड़ कई सारे मतलब ऐसे गड्ढे वड्ढे ऊपर बना देता है। ओके, इसी ऊबड़ खाबड़ गड्ढों को जो इसला करती है, आपको ऐसे ऊबड़ खाबड़ टाइप की यहाँ पर ये देखिए दिख रही है, ये कुछ ऐसे ऊबड़ खाबड़ आपको ये दिख रही है दोस्तों, इसी के लिए रोस मोटेन कहते हैं। तो रोस मोटेन का संबंध क्या है, जब बीमुखी ढाल से होते हुए कोई बर्फ़ नीचे उतरता है और जो ढाल होता है उसको अब घर्षण के द्वारा उसकी जो ढाल होता है उसको ऊबड़ खाबड़ बना देता है, ऐसे कैसा बना देता है, टेढ़ा मेढ़ा बना देता है, तो उसी के लिए रोस मोटेन कहते हैं दोस्तों। ओके, अब हम पाँचवें की बात करते हैं, ड्रमलिन। ये क्या होता है, जब दोस्तों
ये बास्केट होती है, आपने बास्केट देखी होगी, टोकरी, उसको उल्टी कर दीजिए टोकरी को, तो इस तरह की अगर कोई आइसला करती दिखेगी तो उसी के लिए ड्रमलीन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ से मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से दोस्तों हीम जा रहा है, हीम जा रही है, तो वो क्या करती है, ऐसे ऐसे अपर्दन करते हुए चलती है और वो कुछ इस तरह की इसलाकृति बना देती है। ओके, ये चट्टानें होती हैं, ठोस चट्टानें होती हैं, तो बीच बीच में अपर्दन कर देती है और बीच बीच में चट्टानें रह जाती हैं। यही उठे हुए भाग को दोस्तों ड्रमलीन के नाम से जाना जाता है। तो इनका आकृति कैसी होती है, उल्टी टोकरी के समान होती है, जैसे बास्केट होती है, बास्केट को उल्टा कर दो तो उस तरह से ये कुछ देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं निक्षेपण के द्वारा। अभी हमने जो देखी हैं वो अपर्दन के द्वारा हो रही थी, यानी कि जो हिमानी के द्वारा अपर्दन किया जा रहा था, काट काट के जो स्थलाकृतियाँ बनाई जा रही थी, हम उनको देखे थे। अब हम उन स्थलाकृतियों को देखेंगे जो ला करके डिपोजिशन किया जा रहा है, यानी कि जो भी मलबा था उन्हें ला करके डिपोजिशन करके कोई स्थलाकृति बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे दोस्तों अब क्या हुआ दोस्तों, जो हिमानी है, हिमानी के द्वारा बहुत सारा मलबा लाया जाता है। अगर वो बीच में इस तरह से आपको मलबा डिपॉजिट कर दिया जाए, उसको एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो निक्षेपण जो हिमानी होती है, जो भी अपने साथ अपसाद लाती है, उसको हिमोड़ बोलते हैं। हिमोड़ को इंग्लिश में मोरेंस बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो हिमोड़ क्या है, हीम के द्वारा लाए गए क्या है, अपसाद हैं दोस्तों। ओके, तो यही अपसादों का अगर वो निक्षेपण बीच बैली में, ये क्या है दोस्तों, बैली है, बैली के बीच में इस तरह से कुछ कर दें तो इसके लिए मिडल मोरेंस बोलते हैं। मिडल क्यों बोले, क्योंकि ये बीच में है इसीलिए। और अगर ये पास में हो, ओके, तो इसे पार्श्विक हिमोड़ बोल देते हैं दोस्तों इस। ओके, और अगर ये ऐसे बीच में समानांतर हों, ये देखिए समानांतर है, तो इसको टर्मिनल मोरेंस बोल देते हैं। और इसी तरह आपको सरफेस पे देखने को मिले, यानी कि इस वैली से अलग सरफेस पे, तो इसीलिए इसको सरफेस मोरेन बोल देते हैं। यानी कि मोरेन्स एक ही हैं, जहाँ पर वो देखने को मिल रहे हैं सिर्फ उसको उसी का नाम दे दिया। मिडिल में तो उसको मिडिल का नाम दे दिया, ऐसे एक टर्नल टाइप का बना दिया तो उसको टर्मिनल मोरेन्स बोल दिया। सरफेस पे देखने को मिल रही है तो उसको सरफेस मोरेन बोल दिया। इसीलिए इसी तरह जो पार्श्व ढालों पर देखने को मिल रही है, किनारों पर देखने को मिल रही है, तो उसको किनारे के हिमोड़ या पार्श्विक हिमोड़ का नाम दे दिया दोस्तों। ओके, और दोस्तों टील किसे बोलते हैं, ये टेल मतलब आप जानते हैं, टेल दोस्तों जो हीमनद होता है उसका अग्रिम हिमोड़ होता है। जैसे कि ये हीम जा रहा है दोस्तों, ओके, हीम जा रहा है, तो हीम जा रहा है दोस्तों, तो हीम के आगे ऐसे बहुत सारे ये, क्योंकि हीम होता है ठोस होता है दोस्तों ना, तो आगे खिसकते हुए जाएगा, तो ये आगे ऐसे बहुत सारा मलबा लेकर के चलता है, तो इसी हिमोड़ को अग्रिम हिमोड़ या टेल का नाम दिया गया है दोस्तों। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों आउटबॉस और ये प्लेन और इनके सभी की बात करते हैं दोस्तों। ओके, जब दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से वैली ख़त्म हो गई जहाँ से ये हिमोड़ आ रहा था, यानी कि हिमनद आ रहा था, और यहाँ से ये पिघल गया। ओके, पिघल गया, लेकिन क्या हुआ, ये हिमनद ने बीच में डिपोजिशन कर दिया। ओके, यहाँ पर डिपोजिशन कर दिया, इधर उधर डिपोजिशन कर दिया, और बीच में क्या हुआ, जल भर गया, तो इसी के लिए कैटल लेक बोल दिया। कैटल लेक क्या है दोस्तों, जब हिमोड़ होता है, जब वो पिघल जाता है और उसके इधर उधर बहुत सारा मलबा होता है, ओके, इधर उधर मलबा है, और बीच में क्या हुआ, पानी भर गया। अब दोस्तों इसमें पानी भर गया, इधर उधर इसके मलबा है, और ये मलबा किसके द्वारा लाया गया, हीम के द्वारा लाया गया था, तो इसी तरह एक लेक का निर्माण हो गया। तो इसके लिए क्या नाम दे दिया गया, कैटल लेक नाम दे दिया गया। और दोस्तों जो हीम के द्वारा लाए गए जो निक्षेपण होता है, जो साइड में कर दिया जाता है, तो जो इसी निक्षेपण को जलोढ़ निक्षेपण या आउटबॉस प्लेन कहते हैं। ओके, आउटबॉस प्लेन क्या है दोस्तों, जो हीम के द्वारा बहुत सारा मलबा लाया जाता है, मलबा ला करके उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो ये धीरे धीरे एक मैदान में बदल जाता है। इसी मैदान को दोस्तों आउटबॉस प्लेन बोल देते हैं। आउटबॉस प्लेन क्या है, तो जलोढ़ निक्षेप होते हैं जो हिमनद के द्वारा लाए जाते हैं और उससे किसी मैदान का निर्माण हो जाता है, उसी मैदान को आउटबॉस प्लेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, तो चलिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कास्ट स्थलाकृति है। कास्ट स्थलाकृति का कैसे निर्माण होता है दोस्तों, जब चूने पत्थर की जो दोस्तों चूना पत्थर होता है, चूने पत्थर से निर्मित कोई चट्टान होती है और उसमें जो दोस्तों जल जाता है, तो जल होता है वो उससे क्रिया कर लेता है और क्रिया करता है तो उसका अपर्दन कर देता है दोस्तों। तो उससे अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा कुछ स्थलाकृति बनती हैं, उसी को नाम दिया गया है कास्ट स्थलाकृति। ओके, कास्ट क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं जो कहाँ पर बनती है, चूने पत्थर से इसका संबंध है, यानी कि चूने पत्थर से निर्मित चट्टानें होती हैं, उनका संबंध किससे है, कास्ट स्थलाकृतियों से दोस्तों। ओके, अब हमने बात की थी कोई भी स्थलाकृति होता है, कोई भी स्थलाकृति होती है उसका दो ही तरह से निर्माण हो सकता है, एक अपर्दन के द्वारा, यानी कि जब अपर्दन होगा तब एक स्थलाकृति बनेगी, और दूसरा जब उसका निक्षेपण कहीं पर जाकर के जो अपर्दित पदार्थ होगा उसका निक्षेपण होगा तब भी कोई स्थलाकृति बनेगी। तो स्थलाकृति दो ही तरह से बन सकती हैं। चलिए हम अपर्दन के द्वारा जो कास्ट स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें एक सिंक होल होता है और एक दोस्तों स्लो होल होता है, एक डोलीन होता है, एक जिसको युबाला बोलते हैं, और ब्लाइंड वैली होते हैं। इन सभी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट होता है दोस्तों, ये मान लेते हैं चूना पत्थर से निर्मित कोई चट्टान है और इसमें जो जल था उसने यहाँ पर अपर्दन कर दिया दोस्तों और एक छोटा सा होल बना दिया, गोल गोल क्या बना दिया दोस्तों, एक होल बना दिया। ओके, किस विधि के द्वारा, संक्षारण विधि के द्वारा। ओके, संक्षारण विधि के द्वारा एक होल बना दिया, छिद्र बना दिया, इसी छिद्र को सिंक होल बोल दिया। जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं सिंक किस टाइप की होती है, हम लोग यूज भी करते हैं सिंक में, हम लोग हाथ मुंह धुलते हैं दोस्तों। ओके, जो दोस्तों हम घर में भी सिंक लगाते हैं तो उसका आकृति कुछ इसी तरह की तो होती है दोस्तों। तो इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए सिंक होल ये बोल दिया गया दोस्तों। ओके, देखिए ये सिंक नुमा है और इसमें एक होल है, तो ये किस तरह की दिख रही है। ओके, तो इसीलिए इसको सिंक होल बोल दिया गया, क्योंकि इस तरह से है तो ये भी एक ऐसी होती है और बीच में इसमें एक होल होता है, इसीलिए इसको सिंक होल नाम दे दिया गया। अब यही सिंक होल दोस्तों, यहाँ पर पानी आता रहता है, इसका अपर्दन होता रहता है, तो जब ये बड़ा हो जाता है, यही सिंक होल जब बड़ा हो जाता है, इसी को युबाला बोल देते हैं दोस्तों। क्या, यही युबाला है, यानी सिंक होल और युबाला दोनों एक ही हैं, लेकिन इनके दोनों में आकार में सिर्फ अंतर होता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, जो युबाला होता है अगर यही लंबवत रूप में हो जाए तो इसके लिए लैपिस बोल देते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली क्या होता है दोस्तों, कोई नदी घाटी होती है, जैसे ये सपोज दैट ये नदी घाटी है। ओके, और ये चट्टान है इस तरह से। ओके, ये चट्टानें, ये नदी घाटी हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं ये यहाँ पर सिंक होल है। ओके, अब यही सिंक होल ऐसे गहरा होते होते इसका संबंध इसी घाटी से हो जाए। ओके, ये क्या है, ये सिंक होल है, ये क्या है, ये सिंक होल है, इसका संबंध घाटी से हो जाए। अब इस सिंक होल के द्वारा इस घाटी में अगर प्रवेश किया जाए तो इसके द्वारा जो घाटी का निर्माण होगा, इसी के लिए ब्लाइंड वैली का नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि ये छोटा सा होता है दोस्तों और ये काफ़ी अंधेरा रहता है यहाँ पर, इसीलिए इसको ब्लाइंड वैली का नाम दिया गया। ओके, तो ब्लाइंड वैली क्या है दोस्तों, ये यही एक सिंक होल है, लेकिन जो सिंक होल का संबंध एक किसी वैली से हो जाए तो जो निर्माण होता है, ऐसे आपको दिख रही है ना, इसका ये निर्माण हो रही है ना, इसी को ब्लाइंड वैली का नाम दे दिया गया दोस्तों। अब हम निक्षेपण के द्वारा कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। एक स्टैलिक एक दोस्तों एक स्टैलिग्माइट होता है, एक स्टैलेक्टाइट होता है और एक अर्थ पिलर होता है दोस्तों। ये तीन तरह की स्थलाकृतियाँ होती हैं जो निक्षेपण के द्वारा बनती हैं। अगर दोस्तों ये मान लेते हैं, और ये दोस्तों पृथ्वी के अंदर बनती हैं। ओके, एक गुफाओं में आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेंगी दोस्तों, गुफाओं में देखने को मिलेंगी। ओके, जब चूना पत्थर होता है दोस्तों, चूना पत्थर से निर्मित चट्टान होती है, तो जब क्या होता है यहाँ पर ऐसे चूना पत्थर होता है, अब वो पानी के साथ क्रिया करके वो रिश्ता रहता है। जब रिश्ता रहता है तो उसका पानी बाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और चूना ऐसे जम जाता है, तो इससे एक स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो इस स्थलाकृति का निर्माण अगर ऊपर हो रहा है, इसका ऊपर हो रहा है, यानी कि छत से चिपक के हो रहा है, तो इसके लिए स्टैलेक्टाइट बोलेंगे। ओके, और अगर इसका निर्माण नीचे हो रहा है, यानी कि पृथ्वी से लगा हुआ है, नीचे वाली सतह से लगा हुआ है,
तो इसको स्टैलेग्माइट बोलेंगे। ओके। और जो होता है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, ऐसे बढ़ते रहते हैं, तो ये इस आपस में मिल जाते हैं दोनों, तो इसी के लिए अर्थ पिलर का नाम दे दिया गया दोस्तों। ओके। क्या है? अर्थ पिलर है। अब दोस्तों आपको बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते होंगे स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट में। आज मैं आपको एक फ़नी तरीका बताता हूँ जिससे आप नहीं बोलेंगे कभी स्टैलेक्टाइट नीचे होता है या ऊपर होता है। ओके। स्टैलेग्माइट ऊपर होता है नीचे होता है, इनमें से आपको एक ध्यान रखना है तो दूसरा आपको पता ही चल जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर एक नाम देखिए दोस्तों, स्टैलेग्माइट। ओके। तो यहाँ पर माइट आ रहा है, तो माइट का मतलब मट्टी, मतलब माइट माँ इसमें आ रहा है ना दोस्तों। स्टैलेग्माइट माइट तो ऐसा लग रहा है मिट्टी से इसका संबंध है दोस्तों। ओके। तो जिसका मिट्टी से संबंध है यानी कि उसका संबंध नीचे होगा, तो इसका संबंध नीचे से होता है क्योंकि मिट्टी नीचे पाई जाती है। तो ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है, फ़नी तरीका है दोस्तों। तो क्या स्टैलेग्माइट माइट इसमें आ रहा है ना, माइट माइट का मतलब ऐसा कुछ लग रहा है मिट्टी से मिल रहा है ना दोस्तों। किससे मिल रहा है? मिट्टी से थोड़ा मिलता जुलता है। ओके। तो स्टैलेग्माइट यानी कि मिट्टी से मिलता जुलता है, मिट्टी नीचे पाई जाती है, तो स्टैलेग्माइट जो होगा वो नीचे होगा, और दूसरा वाला जो स्टैलेक्टाइट बचा तो वो ऊपर होगा। ओके। तो इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आया तो दोस्तों। ओके। तो कैसे भी आप याद रखिए, थोड़ा फ़नी तरीके से याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, बस आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और ट्रिक मतलब आप इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ट्रिक से हमें कोई चीज़ याद नहीं होती है, लेकिन हमें वो चीज़ दोस्तों उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। यानी कि ट्रिक से किसी को बहुत सब कुछ याद करने की कोशिश मत करिए, लेकिन जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता हो तो वहाँ पर एक ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। ओके। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं पवन के द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ। ओके। पवन के द्वारा शिलाकृतियाँ दोस्तों, इसमें भी दोस्तों सेम तरीका ही वही होता है। कोई भी दोस्तों शिलाकृति का निर्माण होता है वो दो ही तरह से हो सकता है, या तो अपर्दन के द्वारा या फिर निक्षेपण के द्वारा। यानी कि अपर्दन के द्वारा जब निर्माण होगा तो यानी कोई भी चट्टान कट फिट करके जो शेप बचेगा उसको अपर्दन के द्वारा बोलेंगे, और कोई भी अपरदित पदार्थ होगा वो जहाँ पर ले जा कर के उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा और उसके द्वारा कोई शिलाकृति का निर्माण होगा तो उसे निक्षेपण के द्वारा निर्मित शिलाकृति बोला जाएगा दोस्तों। ओके। इससे पहले कुछ क्रियाएं होती हैं, हम उसकी बात कर लें। पवन के द्वारा कुछ क्रियाएं होती हैं। एक होता है सन्निघर्षण, एक होता है अपवहन, और तीसरा होता है एक अपघर्षण। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? वो क्या होता है? सन्निघर्षण का मतलब होता है जब जो अपरदित पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर समझाता हूँ, अपरदित पदार्थ होते हैं ये भी हवा के साथ साथ में उड़ते हैं ना दोस्तों। हवा में जब ये साथ में उड़ते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, ये आपस में एक दूसरे से ऐसे ऐसे टकराते रहते हैं, ऐसे ऐसे आपस में टकराते रहते हैं। तो इनका आकार होता है ना, आपस में टकरा टकरा करके इनका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो ये क्रिया हो रही है इसी क्रिया को सन्निघर्षण बोलते हैं दोस्तों। ओके। सन्निघर्षण क्या है? जब अपरदित कण होते हैं, अपरदित टुकड़े होते हैं जो हवा के साथ उड़ते हैं, और वो आपस में लड़ लड़ के टकरा टकरा करके उनका आकार छोटा हो जाता है, इसी क्रिया को सन्निघर्षण बोलते हैं। अब बहन की बात करते हैं दोस्तों। अपवहन क्या होता है दोस्तों? जब दोस्तों अपवहन क्या होता है? अपवहन मैं बताता हूँ दोस्तों। अपवहन होता है जैसे कि एक चट्टान है, मुलायम चट्टान है दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं नीचे एक चट्टान है। ओके। और ये काफ़ी मुलायम है चट्टान, अब सादी चट्टान है और ये काफ़ी मुलायम है चट्टान। तो क्या होगा? इसके ऊपर से हवा चलेगी। जब हवा चलेगी तो हवा अपने साथ क्या करेगी? यहाँ पर इसके साथ में और भी कण होंगे। ओके। तो ये हवा अपने साथ में इसके जो कण होंगे, चट्टान के कण होंगे, मुलायम चट्टान के कण होंगे, उन्हें अपने साथ में उड़ा ले जाएगी। जब अपने साथ में उड़ा ले जाएगी तो इसी क्रिया को अपवहन बोलते हैं दोस्तों। ओके। और अपघर्षण क्या होता है दोस्तों? कोई भी हवा होती है दोस्तों, हवा में कण भी पाए जाते हैं, जो अपरदित कण होते हैं, बहुत सारे कण पाए जाते हैं, धूल कण पाए जाते हैं। मान लेते हैं कोई चट्टान है, तो चट्टान से ये टकराते रहते हैं। जब ये चट्टान से टकराएंगे दोस्तों तो ये कण होते हैं, इसको इससे चट्टान से टकराएंगे तो इसे क्या करेंगे? अपरदित करेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अपघर्षण बोलते हैं दोस्तों। ओके। तो सन्निघर्षण क्या है? जब अपरदित कण होते हैं वो हवा के साथ जब उड़ते हैं तो वो आपस में टकराते हैं और उनका आकार छोटा हो जाता है। अपवहन क्या है? हवा के साथ जो हवा होती है वो अपने साथ
मुलायम चट्टानों के कणों को अपने साथ उड़ा ले जाती है तो उसे अपवहन बोलते हैं। और अपघर्षण क्या होता है, जो चट्टान सॉरी जो हवा होती है उसके साथ में बहुत सारे कण होते हैं, जो अपवर्तित कण होते हैं वो अपने साथ उड़ाती हुई लाती है। अब वो किसी चट्टान से ऐसे टकराते रहते हैं तो वो टकराते हैं तो उस चट्टान को अपवर्तित करते रहते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपघर्षण बोलते हैं। ओके, तो ये 3 प्रक्रियाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना है, क्योंकि कभी कभार ये पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अपभ्रंश, सन्निकर्षण और अपघर्षण में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो अपवर्तित दोस्तों, जो अपवर्तित चट्टानें हैं उनके बारे में। नंबर 1, छत्रक, जो मशरूम के आकार की होती है, इसकी बात करते हैं दोस्तों। जब दोस्तों हवा चलती है एक किस क्षेत्र में, जहाँ पर शुष्क हवा होती है दोस्तों, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों हवा चलती हैं और वो चट्टानों को अपवर्तित करती रहती हैं और घर्षण के कारण चट्टानों को काट देती हैं। और दोस्तों ये ऊपर क्यों नहीं काट रही हैं दोस्तों, जो हवा होती है उसका प्रभाव नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर प्रभाव हवा का कम होता है, इसीलिए जो चट्टानें होती हैं नीचे कट जाती हैं और ऊपर जल्दी नहीं कटती हैं। तो इस तरह से कुछ आकृति मिलेगी जो कुछ देखने में मशरूम टाइप की लग रही है। मशरूम आप कभी आपने खाया होगा तो आप जानते होंगे वो कुछ इस तरह का छतरी नुमा होता है, इसलिए इसे छत्रक आकृति भी बोलते हैं या फिर इसे मशरूम आकृति भी बोलते हैं। ये देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह की इमेज है जो छत्रक या फिर मशरूम आकृति की दिख रही है। ये देखिए जब हवा ऐसे ऐसे चलती है तो ये नीचे से उसको काट देती है, लेकिन ऊपर से ये चौड़ा होता है और इसका जो आधार होता है वो काफ़ी संकीर्ण होता है, पतला होता है। ओके, तो कभी पूछा जा सकता है जो छत्रक सेल होती है उसका निर्माण कैसे होता है, तो पवन के द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा नहीं होता है दोस्तों। और इसकी आकृति होती है वो नीचे संकीर्ण होती है, इसका आधार होता है वो संकीर्ण होता है और इसका शीर्ष होता है वो चौड़ा होता है। ओके, तो ऐसा आपका आकृति देख करके बता सकते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट है दोस्तों यारडांग। यारडांग की बात करते हैं दोस्तों हम। यारडांग होते हैं दोस्तों, क्या होता है जब चट्टानें होती हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची है ये चट्टानें कठोर चट्टानें हैं। ओके, और जो मैंने ऐसे पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट रखे हैं ये मुलायम चट्टानें। जब हवा चलती है दोस्तों तो ये मुलायम चट्टानों को जल्दी काट देती है और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो देर से कटती हैं, उनका अपरदन होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है ये इस तरह के खंबे टाइप के कुछ दिखाई पड़ते हैं, तो इन्हीं को यारडांग बोलते हैं दोस्तों। ओके, क्या बोलते हैं इनको, यारडांग बोलते हैं दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं भू स्तंभ की। भू स्तंभ का दोस्तों निर्माण कैसे होता है, जब पवनें होती हैं वो क्या होता है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, वो क्या कहते हैं समानांतर हैं। ओके, ये जैसे ये कठोर चट्टान है, फिर इसके बगल में जो चट्टान है लंबी लंबी वो कैसी है, वो मुलायम चट्टान है। ओके, जैसे मैं दूसरे कलर से इसको दिखा देता हूँ यारडांग को, तो ये मुलायम चट्टान है, फिर रेड कलर से मैं आपको दिखाता हूँ ये कठोर चट्टान है, इस तरह से। लेकिन अगर जो चट्टान है मुलायम चट्टान है और कठोर चट्टान है कुछ इस तरह से पाए जाएँ, ऊपर है वो कठोर चट्टान है दोस्तों और जो नीचे है वो मुलायम चट्टान है। ओके, तो जो कठोर चट्टान होती है तो वो क्या करती है, नीचे वाली चट्टान को संरक्षण प्रदान करती है। संरक्षण प्रदान करती है तो क्या होता है, जहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कठोर चट्टान है तो ये नीचे वाले का अपरदन नहीं करने देती है। ओके, अपने नीचे नहीं करने देती है और जहाँ पर ये देखिए नहीं है तो वहाँ का अपरदन हो गया है। तो कुछ इस तरह की स्थलाकृति भू स्तंभ जिसे बोलते हैं, और वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कठोर चट्टान है, नीचे मुलायम था तो इसको कटने नहीं दिया और कुछ इस तरह के स्तंभों का निर्माण हुआ, इसी के लिए दोस्तों भू स्तंभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, तो आपने भू स्तंभ भी देख लिया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो भू स्तंभ और यारडांग में क्या अंतर है। यारडांग में जो मुलायम और कठोर चट्टानें होती हैं वो समानांतर होती हैं, और जो दोस्तों भू स्तंभ में चट्टानें होती हैं, कठोर चट्टानें ऊपर होती हैं और मुलायम चट्टानें उनके नीचे होती हैं दोस्तों। ओके, इतना ही अंतर होता है। ओके, और डाइकंटर क्या होते हैं दोस्तों, अब हम लोग डाइकंटर की बात करते हैं दोस्तों। डाइकंटर दोस्तों क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पत्थर होते हैं। क्या होती है, जब हवा चलती है दोस्तों, जब हवा चलती है तो वो इनसे टकराती है,
तो घर्षण कर करके इन जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा चिकना बना देती है, एकदम चिकना बना देती है दोस्तों। ये एकदम फिसलने टाइप के हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई मोती हो दोस्तों। ओके, तो जब पत्थर इतने ज़्यादा चिकने हो जाते हैं तो इन्हीं के लिए दोस्तों डाइकेंटर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, तो डाइकेंटर क्या है, ये पत्थर हैं लेकिन इनकी सतह वो हवा के द्वारा घर्षण बल के कारण चिकनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, रेत माल की तरह वो घिस घिस के इन पत्थरों को चिकना कर देती है हवा। तो इस तरह के जो आपको पत्थर दिखेंगे उन्हीं के लिए डाइकेंटर बोलते हैं दोस्तों। ओके, इंसेलबर्ग, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंसेलबर्ग की। ये क्या होता है दोस्तों, जब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक कठोर चट्टान है, ये पर्वत टाइप की। ओके, ये भी कठोर चट्टान है। आप देखिए यहाँ पर इसके इधर उधर मुलायम चट्टान आपको देखने को मिलेगी। जब ये मुलायम चट्टान होती है, जब इसका अपर्दन हो जाता है तो कठोर चट्टान का अपर्दन नहीं होता है, तो वो कुछ इस तरह से टापू के रूप में दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे इंसेलबर्ग बोलते हैं। इसका संबंध दोस्तों एक जर्मनी है, तो वहाँ पर पर्वतीय एक दोस्तों द्वीपीय पर्वत है, तो उसी के नाम से इसे लिया गया। तो इंसेलबर्ग का जो अर्थ है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है, इसका संबंध जर्मनी से है। जर्मनी में एक द्वीपीय पर्वत है जिसका नाम इंसेलबर्ग है दोस्तों। ओके, इसीलिए इस शिलाकृति को इंसेलबर्ग बोलते हैं। इंसेलबर्ग का दोस्तों निर्माण कैसे होता है कि कठोर चट्टान और हार्ड चट्टान होती है, तो जब सॉफ्ट चट्टान का निर्माण हो जाता है और कठोर चट्टान होती है वो सरफेस से थोड़ी ऊपर आ जाती है। ये देखिए सरफेस से थोड़ी सी ऊपर आ गई है, मतलब आ क्यों गई है, क्योंकि साइड का तो डिपोजिशन अपर्दन हो गया, इसीलिए दिखने लगती है ऐसी ऊंची ऊंची। तो इसी ऊंची आकृति को इंसेलबर्ग कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं निक्षेपण के द्वारा, जो पवन के द्वारा निक्षेपण करके कुछ शिलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उनके बारे में। ओके, अपर्दन के द्वारा जो शिलाकृतियों का निर्माण होता है उनको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे जो निक्षेपण के द्वारा बनती हैं। इसमें एक आता है बहाड़ या बजाड़। दोस्तों ये बहाड़ बजाड़ जो शब्द है वो स्पेनिश से लिया गया है। स्पेनिश में इसका दोस्तों क्या है, स्पेन में एक दोस्तों एक जो होता है इसका मतलब होता है जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी के पवनमुखी ढाल पर अगर पवन के द्वारा निक्षेपण करके कोई चबूतरा बना दिया जाता है उसी के लिए बहाड़ या बजाड़ बोलते हैं दोस्तों। और पवनमुखी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पहाड़ है और ये पहाड़ का दोस्तों एक ये ढाल है, एक ये ढाल है दोस्तों। ओके, अब इस ढाल के इस तरफ से कोई पवन चल रही है तो इस वाला जो इधर वाला ढाल है इसके लिए पवनमुखी ढाल बोल देंगे, और इधर हवा नहीं चल रही ना दोस्तों, इसीलिए इसको पवन बीमुखी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, बीमुखी। ओके, ये पवनमुखी हो गया, ये पवन बीमुखी हो गया। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि पवन जिस तरफ से चलती है उसको पवनमुखी ढाल बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो बजाड़ क्या है दोस्तों, ये जैसे ये पर्वत हैं, पर्वत के इधर के एक ढाल पर क्या चल रही, पवन चल रही है, और उसी ढाल पर पवन के द्वारा निक्षेपण करके एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया, उसी चबूतरा के लिए क्या बोल दिया गया दोस्तों, बहाड़ या बजाड़ बोल दिया गया। तो बहाड़ बजाड़ क्या है, एक चबूतरा है, एक प्लेटफॉर्म है जो पर्वत के पवनमुखी ढाल होता है उस पर पवन के द्वारा डिपोजिशन करके बना दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, इसमें दिया रखा है बरखान दोस्तों। बरखान और इसी से एक मिलता जुलता ओवर शेप्ड है दोस्तों। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम लोग और क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि इसका शेप है ये देखने में सेम ही है दोस्तों, लेकिन मैं आपको अच्छे से बता दूंगा दोस्तों इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका आपको शेप लगभग में एक जैसा दिख रहा है, ये देखिए कुछ इस तरह का। ओके, कुछ इस तरह का आपको इसका शेप दिख रहा है। मैं आपको इसमें दो बातें बता देता हूँ। जो ये वाला ढाल है दोस्तों, इस ढाल के लिए अवतल किनारा बोलेंगे, कौन सा, अवतल किनारा। और जो इस तरफ का है दोस्तों, अब थोड़ा मिटा देता हूँ दोस्तों, इसे क्लियर दिखेगा। और दोस्तों इस तरफ का जो ढाल है, ओके, इसके लिए उत्तल बोलेंगे दोस्तों। ओके, ये क्या है, ये उत्तल किनारा है दोस्तों। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो बरखान है दोस्तों, ओके, बरखान में जो पवन चल रही है वो उत्तल किनारे की ओर से चल रही है, लेकिन ओवर शेप है उसमें पवन चल रही है वो अवतल किनारे की इधर से चल रही है दोस्तों। ओके,
और दोस्तों इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर अपर्दन इस तरफ हो रहा है ओवर शेप्ड में, और बरखान में अपर्दन इस तरफ हो रहा है दोस्तों। ओके, अपर्दन किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। यानी कि जो दोस्तों बरखान है उसमें अपर्दन उत्तल किनारे की ओर होता है, लेकिन जो ओवर शेप्ड होता है उसमें अपर्दन किधर होता है, अवतल किनारे की ओर होता है। ओके, किधर हो रहा है, तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर हम डिपोजिशन की बात करें तो इसमें डिपोजिशन कहाँ होगा दोस्तों, इस तरफ डिपोजिशन होगा। ओके, यानी कि जो ओवर शेप्ड होता है उसमें डिपोजिशन उत्तल किनारे की ओर होता है, और इसमें डिपोजिशन किधर होगा, इधर होगा, किधर, अवतल किनारे की ओर होगा, किसमें, बरखान में दोस्तों। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्टारलिंक ड्यून्स की। दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जब पवन 3 ओर से चलती है तो रेत के टीले बन जाते हैं। ओके, तो उन्हीं टीले को ड्यून्स बोला जाता है दोस्तों। ओके, ये देखिए आपको कुछ इस तरह की स्थलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए 3 तरफ से, ये इसमें 3 लाइनें हैं, देखिए दोस्तों 3 भुजाएं हैं, इस तरह से कुछ बनेगी। क्यों, क्योंकि 3 तरफ से इसमें पवन चलती है। ओके, 3 तरफ से चलती है तो एक टीले का निर्माण होता है, जिन्हें स्टारलिंक ड्यून्स बोला जाता है दोस्तों। देखिए इसमें तो इसका निर्माण कैसे होता है, अगर कभी दे दिया चारों तरफ से पवन चलेगी तो इन टीलों का निर्माण नहीं होगा। इस तरह के टीलों का निर्माण तभी होता है जब 3 ओर से सिर्फ हवाएं चलें, चारों ओर से ना चलें दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुप्रस्थ जो रेत के टीले होते हैं। अनुप्रस्थ रेत के टीले कैसे होते हैं दोस्तों, जब दोस्तों जो टीले होते हैं वो इस तरह से एक समानांतर श्रेणी में पाए जाते हैं। ओके, ये देखिए ये कैसे हैं, समानांतर श्रेणी में पाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर पाया जा रहा है, कोई यहाँ पर पाया जा रहा है, कोई यहाँ पर पाया जा रहा है। ये देखिए इनका एक शेप है, एक लाइन में है, ये समानांतर में है। तो और पवन इसमें इस तरफ से, एक तरफ से पवन चल रही है, और इस तरह से जब इनका निर्माण होता है तो इसके लिए ट्रांसवर्स ड्यून्स कहते हैं दोस्तों। ओके, अब नेक्स्ट है दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। दोस्तों इसके लिए पवनवर्ती रेत के टीले भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें देखिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल क्यों बोल रहे हैं, इसमें देखिए ये इस तरह से लंबे लंबे बने हुए हैं। ये देखिए ये रेत का वो है, इसमें देखिए इस तरह से ये टीले बने हुए हैं दोस्तों। ओके, किस तरह से बने हुए हैं, इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये रेत के टीले कुछ इस तरह से हैं, देखिए ऐसे लंबे लंबे, पवन ऐसी चल रही है। ओके, और देखिए ये कुछ इस तरह से आपको टीले दिख रहे हैं। ओके, तो इसी के लिए लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बोला जाता है दोस्तों। ओके, इस तरह से आपको आकृति मिलेगी, यानी कि पवन इस तरह से चल रही है और इसके लंबवत अगर टीलों का निर्माण होता है तो उसी के लिए लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बोला जाता है दोस्तों। और पेडीमेंट की हम बात करते हैं। पेडीमेंट क्या होता है दोस्तों, जो पर्वत होते हैं उनमें एक मन ढाल होती है, और मन ढाल पर अगर जो मन ढाल होती है उसी पर पवन अगर निक्षेपण कर दे तो पेडीमेंट्स का निर्माण होता है दोस्तों। और रेपल्स क्या होते हैं दोस्तों, हम रेपल्स की बात करते हैं। ये लहरनुमा जब रेत होती है ना दोस्तों, वो इस तरह लहरनुमा रूप में ऐसे पूरे मैदान में बिखरी हो, टीले के रूप में नहीं दोस्तों, लहर जैसे कि समुद्र के समान जो लहर हो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने दिखाया है। ये देखिए रेत की जो वो है ना दोस्तों, तो समुद्र की लहरों की टाइप की ऐसे ऐसे ये बिखरी हुई हैं। ओके, तो इसी के लिए कहते हैं दोस्तों। ओके, ये वाला है जो रेपल्स, इसी को कहते हैं जब रेत की ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें जो तरंग के रूप में बिखरी होती हैं, तो उन्हीं के लिए रेपल्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको एक साथ बहुत सारी स्थलाकृतियाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए ड्यून्स हैं और ये ओवल शेप्ड हैं, और देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये टीले देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह आपको ये बरखान देखने को मिल जाएंगे, और ये देखिए नीचे जो अभी हम बात किए थे ओवल शेप्ड की बात किए थे वो हैं। और ये देखिए ट्रांस रिवर्स जो ड्यून्स बनते हैं उनकी बात है, ये लॉन्गिट्यूडिनल जो टीले बनते हैं उनकी बात है, और ये देखिए ये जो टीले ऐसे ड्यून्स बनते हैं उनकी बात है दोस्तों। और ये रेपल्स हैं जो अभी हम बात किए थे कि रेत का विस्तार इस तरह से लहर के रूप में बिखर जाते हैं, तो इसके लिए रेपल्स बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो हमने पवन के द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उन सभी को देख लिया है दोस्तों। ओके, ये देखिए हमने सब कुछ इसके बारे में देख लिया है। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में दोस्तों।